ताज़ेब नंबर 26। ताज़ेब किस्त नंबर 26। नादिर शाह लाहौरी में रहते थे। कारोबारी आदमी थे। कोटद्दू के पास बहुत बड़ा फार्म हाउस था और वहाँ मुख्तलिफ काम हुआ करते थे। बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी पहुंच भी खासी थी, लेकिन दरमियाना जिंदगी गुजारने के आदी थे। लाहौर के बड़े लोगों का नाम जब लिया जाता था तो नादिर शाह के नाम भी इनमें शामिल होता था। बड़े भाई सियासी आदमी थे, लेकिन इनकी सियासत इन्हें कुछ आगे ले गई। एक बहुत बड़े अंग्रेज अफसर ने जब अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म की और लंदन वापस किया तो जबरदस्ती इनके बड़े भाई जवाद हुसैन शाह को अपने साथ ले गया। और जवाद हुसैन शाह को लंदन इस कदर पसंद आया कि बीवी बच्चों को भी उधर ही मुंतकिल कर लिया। मगर लाहौर से भला राब्ते कहाँ टूटते हैं। जिनका राब्ता एक बार लाहौर से हो जाए वो सब कुछ भूल सकता है, लाहौर नहीं। और फिर भाई भी बहुत प्यारा था। चुनांचे मुल्क छोड़ने के बावजूद नादिर शाह से मुसलसल राब्ता था। नादिर शाह की निस्बत चौधरी जवाद हुसैन शाह रंगीन मिजाज आदमी था और इसके छोटे छोटे किस्से और कहानियाँ आज भी घर में याद की जाती थी। अक्सर लंदन से आना जाना हो जाता था। इन दिनों भी इसका आमद का इंतज़ार हो रहा था। नादिर शाह भाई की मोहब्बत से सरशार था और बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। बहरहाल चौधरी जवाद हुसैन आ गए। भाई से इस तरह गले मिलकर चिमटे के जुदा कराना मुश्किल हो गया। चौधरी साहिब की एक बेटी थी जो थी तो अपनी माँ की तरह खूबसूरत, लेकिन लंदन की फिजाओं में परवान चढ़ी थी। वो भी नुखीजी की सरहदें पार कर रही थी, लेकिन गर्म यूरोप के गर्म माहौल ने इसकी गर्मियों में भी इजाफा कर दिया था। अब जवानी की दिलकशी ने इसके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। दोनों भाई जुड़े बैठे बातों में मसरूफ थे कि चौधरी जवाद हुसैन की बेगम फाखरा बेगम ने अपनी देवरानी से हंसकर कहा, देख रही हो, ये दोनों भाई तो इस तरह बैठे हैं कि औरतों को भी मात कर दिया। हिलने जुलने का नाम ही नहीं ले रहे, मुसलसल बातें की जा रहे हैं। भला इन दोनों को देखकर कौन कह सकता है कि बातें सिर्फ औरतें ही करती हैं। नादिर शाह की बेगम नासरा ने हंसने लगी और बोली, चलिए भाभी जान, क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों भाई बहुत अरसे के बाद मिले हैं। अरे वाह, इस उम्र में भी हमें अपनी बातों से दूर रखेंगे, तो फिर चलिए इन पर छापा मारते हैं। नासरा बेगम ने कहा और दोनों खवातीन दोनों भाइयों के पास पहुंच गई और इनकी बातों में शामिल हो गई। चौधरी जवाद हुसैन हंसकर बोले, ये जेम्स कार्ड तो ही रखता जैसे मेरा उसका खून का कोई रिश्ता है। वो मेरे लिए दुनिया की हर आसाइश मुहैया करता है। पूछ लो अपनी भाभी से, मुँह से कोई बात निकल जाए तो जैसे इनके लिए ईमान बन जाती है। बस यूँ समझ लो कि इसकी डोर से बंधा हुआ, वरना लाहौर से बाहर की दुनिया में किसका दिल लगता है। अपना घर अपना ही होता है। मगर अब मेरे पास एक माकूल जवाब है। समझा लूँगा जेम्स कार्ड को और बहुत जल्द वहाँ से लाहौर आने की कोशिश करूँगा। क्या जवाब मिल गया है? नादिर शाह ने पूछा। बता दूँगा कभी। खैर आप वापस आ जाएं तो यूँ समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी। वैसे वलायत में तुम्हारे भाईजान को एक तकलीफ़ हो गई है। नासरा बेगम। क्या? नासिरा बेगम ने चौंक कर फाखरा को देखा। बस वहाँ हीरा मंडी नहीं है, बल्कि वहाँ ऐसी कोई मंडी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो रास्ते तक महफूज नहीं इस तरह की ख़वातीन से। और तुम्हें तो इल्म है कि चौधरी साहिब मौसीकी की बहुत रस्सियाँ और रक्स मौसीकी जब तक ना हो इनका खाना हजम नहीं होता। लेकिन लंदन में ये दिन कहाँ। अंग्रेज़ों ने उन ख़वातीन को लंदन मुंतकिल नहीं किया। वहाँ अगर कभी नाच गाने की महफिल होती भी है तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फाखरा बेगम ने इस तरह कहा कि नासिरा हंसते हंसते लोटपोट हो गई। कुत्तों के रोने की आवाज़ें? तो और क्या, कभी अंग्रेज़ी गाली नहीं सुने? ज़रा सुनो, यूँ महसूस होगा जैसे बहुत से कुत्ते मिलकर रो रहे हैं। तोबा तोबा, कैसी बदज़ोक औरत है। चौधरी जवाद ने अपनी बीवी को देखते हुए कहा। गुफ्तगू जारी रही। मोहब्बतों का फैलाव लामहदूद था। बड़ी खुशियाँ थी और इन्हीं खुशियों में शिमाना का जिक्र निकल आया। ये शिमाना हमें वापस पाकिस्तान ले आएगी। क्या वहाँ इसका जी नहीं लगता? नहीं, खुश तो बहुत है। आपने देखा नहीं, इसका लहजा तक बिगड़ता जा रहा है। बस मैं यही नहीं चाहता। चौधरी जवाद ने कहा। समझा नहीं भाईजान। भाई अपनी सकाफत, अपना माहौल, अपना रहन सहन, इसे तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर माशाल्लाह 13वें साल में लग गई है। उठान देखो, मुझे तो ये लगता है कि 15वें साल में है। अल्लाह रखे खूब जवान हो जाएगी। अब जाहिर है अपने देश की जो बात है, यूरोप में तो सब कुछ नहीं। हालांकि बहुत से पाकिस्तानी ख़ानदान वहाँ आबाद है, अच्छे घरानों से ताल्लुक़ है, लेकिन सब के सब वहाँ के रंग में रंगे जा चुके हैं। और फिर जैसा देश वैसा भेस वाली बात होती है, चुनांचे वापसी ज़रूरी है। अब ये बातें कर रहे थे कि अचानक नासरा बेगम के मुंह से एक आवाज़ से निकल गई और सब चौंक कर इन्हें देखने लगे। खैरियत क्या हुआ? नहीं, कुछ याद आ गया था, नासरा बेगम ने कहा। क्या? नादिर शाह ने बीवी को घूरते हुए कहा। बस इंसान तो इंसान ही है, और फिर ये दिमाग जो होता है ना, शैतान का घर होता है। कहाँ के डांडे कहाँ जाकर मिलते हैं। भाई क्यों सस्पेंस पैदा कर रही हो? बात क्या है, याद कीजिए। एक दिन खाने की मेज़ पर बैठकर आपने शिमाना का तज़किरा करते हुए एक लड़के का नाम लिया था,
ओह मेरे खुदा, देखो इसे कहते हैं निस्फ बेहतर, बल्कि 75% बेहतर। क्या मौका याद दिलाया। वो लड़का भला कभी जहन से निकलने वाला है? कौन लड़का है भाई? भला हमें भी तो बताइए इसके बारे में। भाई यूँ समझ लीजिए कि आपके मुंह से बात निकली और हमने उचक ली। शिमाना हमारे जहन से दूर कैसे रह सकती है? हमारी आंखों का नूर है। मेरे जहन में भी ये बात आई थी कि शिमाना के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता निगाहों में रखूं। सो आप यूँ समझ लीजिए कि एकदम से एक वक्त जहन में ठग से एक आवाज़ आई। इस सिलसिले में कुछ फैसले करके इन पर गौर कर रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, चच्ची तुम इसकी। मैं तो वतन से दूर बैठा हूँ और यहाँ के माहौल से एक तरह से कट गया हूँ। अब जो कुछ भी आ गई है तुम पर ही पड़ेगी। वो लड़का कौन है? इकराम नाम है। बस भाईजान क्या बताऊँ, क्या शख्सियत है, क्या उठान है, क्या फबन है, क्या बांकपन है, क्या अंदाज है। देखने दिखाने से ताल्लुक़ रखता है। भाई वाह, क्या तस्वीर खींची है। मगर ये है कौन? किसी बहुत बड़े जागीरदार का बेटा है। यकीनन जागीरदार लाहौर से बाहर होंगे, क्योंकि लाहौर में 70% आबादी पंजाब के दूसरे शहरों की है। कोई पढ़ने आया है, कोई कारोबार करने, कोई नौकरी करने। लाहौर ने सबको अपनी आगोश में छुपा रखा है। क्या हैसियत है, ऐश है। अभी उम्र छोटी है लेकिन हमें इतना पसंद है कि आप देखेंगे तो अशश कर उठेंगे। अगर इसके वालिद साहब वगैरह से बात नहीं हुई क्या? मैंने कहा ना यहाँ नहीं रहते, बस बच्चे ही से मुलाकात हुई और वो भी अली शाह के साथ स्कूल में पढ़ता है। हर लिहाज से मुकम्मल है। जितना वक्त हमारे पास है यकीनन इसके माँ बाप भी इतने ही वक्त में इसकी शादी के बारे में सोचेंगे। अगर जिस तरह अपनी शिमाना की उठान है माशाल्लाह, इस तरह वो भी तूफ़ान है, तनोतोश आफाकी है, बल्कि इंतहाई मुतनासिब उसी डोल बदन का मालिक है। मगर भाईजान बेमकसद इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, आप समझ लें कि किस तरह इसने मुझ पर असर डाला है। वैसे वालिद का नाम रब नवाज शाह है। हैसियत का अंदाज़ा इसकी शख्सियत देख कर ही हो जाता है। क्यों नहीं भाई, इतना पसंद है तो मुझे यकीनन कुछ तो ना होगा। और वाकई अगर कोई ऐसा सिलसिला हो जाए तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी भला किस बात की होगी। तुम कहते उम्र भी इतनी नहीं, तालीम हासिल कर रहा है, देख लेंगे। अगर कोई बुनियाद डालना चाहो तो डाल देना। इस बार का आना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। आप इत्मीनान रखें। मैं ऐसा करता हूँ, पहले अली शाह के साथ इसे बुला लूँगा, आप देख लीजिएगा। फिर ख़ानदान वगैरह के बारे में तफसीली छानबीन कर ली जाएगी और इसके बाद बात आगे बढ़ा देंगे। खुद आगे बढ़ा लोगे? जवाद हुसैन ने कहा। नहीं, इस किस्म के मामला तो तरीक़ों सलीके से होते हैं, कोई और खेल खेलेंगे। आप इत्मीनान रखें। भाई हमें इत्मीनान है। दोनों भाई हंसने लगे। इकराम वाकई नादिर शाह के दिल में उतर चुका था। आजू की तकदीर का सितारा कुछ बुलंदी पर पहुंच गया था। गुलाम शाह ने बड़ी मेहनत से शमशीरा बेगम के कान भरे थे, लेकिन सारे का सारा किया धरा चौपट हो गया था। अब नवाज शाह और किसी के कोठे पर आ जाए और वो भी इस तरह के पहले ही हल्ले में लाखों लुटाकर चले जाए, कोसर जहां से तन्हाई में मिले। ये सारी चीजें सिर्फ इसी समत इशारा करती थी कि पीर मक्खन शाह का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और इन्हीं की करामत ने पत्थर में चौंक लगा दी है। शमशीरा बेगम ने खास तौर से इस बात की फरमाइश की थी, शाह जी जैसे दौलतमंद इनकी जानिब मुतवज्जो हो जाए, और ऐसा हो गया था। शमशीरा बेगम के चेहरे से साफ पता चलता था कि वो किस कदर खुश है। उस दिन तो खैर कोई बात ना हुई। दूसरे दिन गुलाम शाह इत्तफाकी तौर पर उस कमरे में आ गया जहाँ हाजो शमशीरा बेगम खुसर फुसर कर रहे थे। गुलाम शाह भी इन लोगों से बहुत करीब था। शमशीरा बेगम के दिल में इंसानियत आई, इसे भी बुला ली और बोली, आओ गुलाम शाह, तुम्हारी कमी महसूस हो रही है, आओ बैठ जाओ। हमारी और कमी? शमशीरा बेगम, हाजू मौजूद है, हमारी क्या ज़रूरत है? तुम तो बस जल जल कर ही मर जा रहे हो। बच्चों को मात कर दिया है। इस उम्र में रकाबत। हाजू भी हमारे पुराने साथियों में से है और तुम भी। अब किसको चढ़ाएं और किसको उतारें, ये हमारे बस की बात नहीं। रहने दो शमशीरा बेगम, क्या चढ़ाने उतारने की बात करती हो खामखा। बस आगे ना बोलना ज़्यादा बेहतर है। बक बक करना भी नहीं। दांतों की हिफाजत ज़रूरी होती है, जूते की एड़ी से टूट भी सकते हैं। हाँ हाँ ठीक कहती हो, हमारी यही औकात है। कुछ चोरू चक्के हैं जिन्होंने चोरी को अपना इशार बना लिया है, वही आराम से जी रहे हैं। हम जैसे लोग तो सिर्फ ख्वार ही रहते हैं। सांस हो तुम्हारा, कभी दिल में कोई हमदर्दी की लहर उठती भी है तो तुम अपनी बकवास से बिठा देते हो, उल्टी सीधी भौंके जा रहे हो। तुम्हारे साथ तो अच्छी जुबान इस्तेमाल करनी ही नहीं चाहिए। ये हुई ना बात। अब आप असलियत पर आ गई। हाजू एक लम्हे के लिए नाक पर जा बैठे हो, लेकिन बेफिक्र रहो, मक्खी की तरह उड़ा दिए जाओगे। इत्मीनान रखना, अपनी सोचो गुलाम शाह, इसको रहने दो। इसकी तकदीर ने इसके लिए जो जगह मुतय्यन की है वहीं का वहीं रहेगा। क्या समझे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब किसी का सितारा अरूज पर होता है तो ऐसी जुबान बोलने लगता है। लेकिन हाजू एक बात तुम सुन लेना, जब गिरे तो हड्डियां पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। धमकी, फिर धमकी। देखो शमशीरा बेगम,
मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा किसी दिन। तुम भी जरूर से ज्यादा ही बोलने लगे हो हाजू। कौन सी हड्डी पसली तोड़ दी गुलाम शाह ने तुम्हारी? खामखा तुम दोनों जब भी सामने आते हो लड़ने झगड़ने लगते हो। मेरी खुशियों में शामिल होने के बजाय तुम अपनी रंजिशों में पड़े रहते हो। मैं कहती मेरी भी सुनोगे? सुनाइए सुनाइए, गुलाम शाह ने तंज़े अंदाज में कहा। अब बात छुपाने की नहीं रही। गुलाम शाह, हम लोग पीर मक्खन शाह से तावीज़ लाए थे। ये सोचा था कि शाह जी फंदे में फंस जाए, सो अल्लाह के करना ऐसा हुआ कि हमारा सोचा पूरा हुआ और तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। मैं कुर्बान जाऊँ मक्खन शाह के, बिगड़ी बना दी। हाय कैसी शानदार कोठी है उन्होंने इकराम को दी। जब भी गौर करती हूँ सीने पर सांप लौटने लगते हैं। कितनी बारी बात मेरे दिल में आई कि शाह जी के दिल में है कुछ ज़रूर, अब खुलकर सामने आए हैं। शमशीरा बेगम ने कहा। क्या मतलब? गुलाम शाह चौंक कर बोला। बोदम है पूरे गुलाम शाह, बोदम। वो जो कहते हैं ना दिल के रास्ते औलाद की तरफ से होकर जाते हैं। ये शाह जी तो काफ़ी गहरे आदमी हैं। हालांकि कहते हैं भैया तवाइफ के कोठे पर अपने दिल की बात कह देने में कोई अहमक एतराज़ कर सकता है, लेकिन ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुनिया की खबर नहीं होती। अगर पहले ही कोसर जहाँ से कह देते कि बीबी हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी चाहत में गिरफ्तार हो गए हैं, तो कोसर जहाँ कौन सा इनकार कर देती। मगर उन्होंने घुमाकर नाक पकड़ी है और सबसे पहले इकराम को अपनी मोहब्बतें दी। मैं सब अच्छी तरह समझती हूँ। अब देखो रात को क्या क्या नहीं दे गए। ए गुलाम शाह, मैं तो कहती हूँ पिछली रात हमारी बड़ी कीमती रात गुजरी है। हमारी ना कहो शमशीरा बेगम, सिर्फ अपनी कहो। हाँ तुम्हारे मुंह से तो राल बहती ही रहती है। खा रहे हो, पहन रहे हो, मस्टंडे के मस्टंडे हो रहे हो। क्या मुझे तुम लोगों की फजूल खर्चों का कोई पता नहीं है? तुमने बात कुछ बीच में छोड़ दी। मैं तो कुछ सुनने को बैठा हुआ हूँ। खाक तैयारी रखूँ, दिल जो जला देते हो तुम। अच्छी खासी बातें कर रहे थे हम लोग, तुम बीच में आ गए। मैं कहती हूँ तुम मेरा जी जलाने क्यों आ जाते हो? शमशीरा बेगम अपनी जगह से उठी तो गुलाम शाह भी जल्दी से वापसी के लिए मुड़ गया। वो बकती झकती रही और गुलाम शाह सुनियन सुनी करके बाहर निकल गया। हाजू ने आहिस्ता से कहा, क्यों अपना दिल हल्कान कर रही हो? गुलाम शाह तुम्हारा वफादार कभी नहीं हो सकता। इधर की उधर लगाता रहेगा, कभी मेरी बुराई करेगा, कभी किसी और की। काम की कोई बात कभी नहीं सुनेगा। इसके मतलब की बात नहीं हो रही थी ना, इसलिए इसने कोई तवज्जो नहीं दी। दिखाती हजार का पत्ता, फिर देखती गुलाम शाह की लिसानियाँ। सब समझती हूँ, सब अच्छी तरह समझती हूँ। शमशीरा बेगम ने आंखें मटकाते हुए कहा। राजा शराफत अली फितरतन बहुत सरकश था, वैसे भी बहुत बड़ा आदमी था। अयाश तबा और तमाशबीन। उम्र इसी दश्त की सयाही में गुजारी थी, मगर ऐसी कभी नहीं बीती थी। इज्जत दो कौड़ी की हो गई थी। ये भी शुक्र था कि जिन लोगों के सामने ऐसा हुआ था इसके गुलाम थे, जिन्हें दोस्तों का नाम दे दिया गया था। किसी और को पता नहीं चला था, वरना संभालना मुश्किल हो जाता। इंतकाम के आग में सुलगता अपने घर पहुंचा था। घर वालों ने सर गंजा देखा तो हैरान हो गए। तफ्तीश अहवाल हुई तो कह दिया कि गर्मी चढ़ गई थी। हकीम साहब ने मशवरा दिया कि बाल कटवा लो वरना नुकसान हो जाएगा, इसलिए सर घटवाना पड़ा। बात बन गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फूट रहा था और इसका लावा रोकना मुमकिन नहीं था उस वक्त तक, जब तक कि शक्ल बेहतर न हो गई। इस दौरान ला तादाद मंसूबे दिल में आए थे और इन पर गौर करता रहा था। हर तौर बाल आ गए, शक्ल बेहतर हो गई। इतना वह खामोशी से घर में गुजारा था। अब ये दूसरी बात है कि घर वाले भी हकीकत आशना थे और समझ रहे थे कि राजा साहिब गंजे सर की वजह से घर से बाहर नहीं भागे, वरना इनका पाँव टिकता कब है। ये आए और वो गए, न जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते थे। ज़मीनें थी, जायदादें थी, खेती बाड़ियाँ थी। कोई मुश्किल तो थी नहीं कि घर में बैठकर कारोबार के बारे में सोचते। करिंदे काम करते थे, खुद भी खाते थे, मालिक को भी देते थे, लेकिन जो खुद खाते थे इसका पता नहीं चलने देते थे। ये दूसरी बात है कि राजा शराफत अली ने इन्हें आज़ादी दे रखी थी। कितना खाएंगे आखिर? जो वो कर देते थे इतना होता था कि राजा साहिब से खर्च करते न बन पड़ता था। आखिरकार फिर लाहौर जाने की तैयारियां कर ली। लाहौर में दोस्तों के सिवा और कौन होता है जिसके पास जाते? यही यार वफादार थे और यही राजदार। फिर इनके दिलों से ये ख्याल भी निकालना था कि राजा शराफत इतने बेहकीकत इंसान नहीं है कि रब नवाज शाह से मार खाकर चले गए। सबसे पहले नवाबुद्दीन के घर पहुंचे और नवाबुद्दीन इस वक्त घर में मौजूद था। राजा शराफत अली को देखकर सहम गया। फटी फटी आंखों से इन्हें देखता रहा तो राजा साहिब कहने लगे, क्या बात है नवाबुद्दीन, हैरान क्यों हो गए? नहीं साहिब, हैरानी की क्या बात, दोस्त हूँ आपका, ये फ़ख्र हासिल है मुझे। सूरत से तो ऐसा ही लगा था। हाँ, आपका हुलिया देखकर। याद ना दिला मुझे वो लम्हात
वैसे शक्ल तो तुम्हारी भी बदल गई। हाँ, ये बाल तो आनी जानी चीज़ है। आइए बैठिए। अचानक ही आप आ गए। इस दौरान कोई राब्ता नहीं रहा। खून के घूंट पी पी कर जी रहा हूँ, जोश इंतकाम से, और अब तैयार होकर आया हूँ। तैयार होकर? नवाबुद्दीन के मुंह से निकला, लेकिन चेहरा उतर गया था। कुछ बोला बेशक नहीं था। राजा शराफत अली जब भी आता, साल 6 महीने अच्छे गुजर जाते। इतना कुछ हाथ आ जाता था। आसामी नज़रअंदाज तो नहीं की जा सकती थी। वैसे भी दोस्ती का मामला था, दोस्ती निभाने के कायल थे। चुनांचे खामोशी से राजा साहिब की बातें सुनते रहे। रहने सोने का बंदोबस्त तो था ही इनके पास। राजा साहिब ने फरमाइश की, अब ऐसा करो, हयात खान वगैरह को भी इत्तला दे देना। हाँ बेशक, वैसे भी उर्स शरीफ आ रहा है और इसमें शिरकत तो करनी ही होती है। हाँ, जो मेरे दिल में है, मालूम है नवाबुद्दीन, अच्छी तरह मालूम है। मेरा भी दिल यही चाहता है कि रब नवाज शाह को जूते से मसल कर रख दूँ। बेफिक्र रहो, यही करने आया हूँ इस बार। और जाहिर है तुम सब दोस्तों की मदद से सब कुछ करूँगा। बात मेरी इज्जत की नहीं, तुम लोगों की इज्जत पर भी बनाई है। वैसे मेरे जाने के बाद तुमने क्या सोचा था? बस राजा साहिब, हैसियतों का फ़र्क है। हम इस कदर बेहैसियत लोग हैं कि अपने जज्बों को भी मौत की नींद सुला देते हैं। माली वसाइल तो ना होने के बराबर है। यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ कि लाहौर के अखराजात क्या हैं और तुम्हारी आमदनी किस कदर महदूद है, लेकिन इस समझ से बेफिक्र रहा करो। लो ये रख लो। राजा शराफत ने नोटों का एक बंडल नवाबुद्दीन की तरफ बढ़ाया और नवाबुद्दीन ने इसे दोनों हाथों से लेकर माथे से लगाया। बस इसके बाद भला और क्या करना था। चुनांचे बाकी दोस्तों को इत्तला देने चला गया। इनमें से एक ने कहा, भाई देखो, बात ज़रा कुछ और है। शादी का मामला खासा गड़बड़ है, इसलिए मुझे तो माफ़ी रखो। और सुनो मेरे दोस्त, तुम भी हो, राजा साहिब से मेरे बारे में कोई भी झूठ बोल देना। बहरहाल हयात खान तैयार हो गया। तीसरे आदमी के पास पहुंचा और पूछा तो नवाबुद्दीन ने दोस्ती निभाई। उसकी बीवी बीमार थी, चंद रोज़ पहले इसे लेकर बीवी के मैके गया है। ये तो बुरा हुआ, आ जाएगा वापस। छोड़ो हयात खान, नवाबुद्दीन और कलीम शाह, तुम लोगों को मालूम है यहाँ किस लिए आया हूँ? ये भी कोई पूछने की बात? राजा साहिब जीते रहो। तुम जैसे लोगों के भरोसे पर ही लाहौर वापस आया हूँ। अब इरादा क्या है? बस लंबी प्लानिंग है। किसी अच्छे इलाके में रहने का बंदोबस्त करो, मगर इस समत नहीं जहाँ वो शैतान रहते हैं। इनसे ज़रा फासला रखना। खर्चे की कोई परवाह नहीं, इज्जत के लाखों लुटा दूंगा। ये रब नवाज आखिर अपने आप को समझता क्या है? पहली बात तो यह है कि कोई जगह दरकार होगी हमें जहाँ अपने पाँव निकालें। इसके बाद लाहौर के नामी ग्रामी बदमाशों के बारे में पता लगाओ जो रब नवाज शाह के मुकाबले पर आ सके। ये भी हो जाएगा शाह जी, बल्कि मेरी तो राय है कि हम ऐसे आदमी को साथ रखें जो नामी ग्रामी ना हो। नामी ग्रामी लोग तो सब एक दूसरे की निगाहों में होते हैं। ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो खामोशी से काम कर गुजरे और इसका नाम भी सामने ना आए। ऐसा बंदा ज़्यादा कारामद हो सकता है। इस बार जो बेहतर समझते हो वो करो, पैसों की फिक्र मत करना, हर काम पूरी एहतियात के साथ हो। अच्छा ये बताइए करना क्या है? क्या रब नवाज को कत्ल करवाना है? हयात खान ने पूछा। अरे नहीं, कत्ल करने में क्या मज़ा आएगा। नाक काटनी है इसकी, मूछें साफ करवानी है, टखने तोड़ने हैं और उसके बाद अपने कदमों में डाल लेना है। ये काम होगा? बिल्कुल होगा। अब किसी की मजाल के इस काम से रोके, नवाबुद्दीन ने कहा। लेकिन बात सुनो, होशियारी शर्त है। ये बताओ कि लाहौर के किन किन बदमाशों को अपने साथ शामिल करोगे? मैं ये नहीं चाहता कि सब कुछ तुम ही करो, तुम्हारे ही हाथ से हो, बल्कि बेहतर यह है कि किसी और को अपने साथ शामिल कर लो। काम वो करे और निगरानी तुम करो। मैं तुम्हें ख़तरे में नहीं डालना चाहता। मेहरबानी राजा साहिब, वरना हम तो हर तरह से तैयार हैं। वैसे रब नवाज शाह हमें पहचानता है। बेहतर यही कि हम इसके सामने ना आए ताकि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तो रब नवाज को ये शुबा ना हो कि इसकी हालत में हमारा हाथ है। राजा शराफत अली सोच में डूब गया। कुछ देर बाद इसने कहा, तो फिर काम शुरू कर दो, कोई मसला ही नहीं है। मकान की तलाश शुरू कर दी जाती है, कई जगह जान पहचान है। ठीक है, तुम लोग भी थोड़ी थोड़ी रकम ले लो। इस बार मैंने इंतकाम लेना है और इसके बाद इस कोसर जहाँ को देखूंगा। कितनी पारसा बन रही है, तुम देखना क्या करता हूँ इसका। सिर्फ और सिर्फ तलवे चटवाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा इसका। इसके अलावा कोई औकात नहीं इसकी। देख लूँगा इस हराम की जनी को भी। अगर वो कोठा आबाद रह जाए तो मेरा नाम भी राजा शराफत अली नहीं है। ऐसा ही होगा राजा साहिब। सब आपकी जानिसार हैं और आपके हर काम करना अपना फ़र्ज समझते हैं। नवाबुद्दीन ने नोटों की गर्मी महसूस करते हुए कहा और राजा शराफत अली गहरी सोच में डूब गया। नादिर शाह ने अपने बेटे अली शाह से कहा, सुनाओ अली शाह,
तुम्हारे दोस्त इकराम का क्या हाल है? ठीक है अब्बा जी, पढ़ाई हो रही है। इकराम तालीम में बहुत अच्छा है, तमाम लोग इसकी तारीफ़ें करते हैं। कई बार इसे इनामी जुमलों से नवाजा गया है। अंग्रेज़ी तो ऐसी फर बोलने लगा है कि उस्ताद हैरान रह जाते हैं। इसकी तालीम की रिपोर्टें भी सबसे अच्छी होती हैं। और कोई ख़ास बात? नहीं, और तो कोई ख़ास बात नहीं। और इधर राजा सखावत का क्या हाल है? फिर तो कभी कोई गड़बड़ नहीं की इसने? नहीं, औकात में है। वैसे इकराम बहुत दिन से हमारे घर नहीं आया, बुलाओ इसे, अपने घर में दावत दो किसी वक्त। ठीक है, बात करूँगा। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हुआ तो कल से ले आऊँगा इसे। चुनांचे अली शाह ने इकराम से बात की और बोला, इकराम अब्बाजान याद कर रहे हैं, चलूँगा किसी दिन। किसी दिन क्यों, आज ही मेरे साथ चलो। इकराम किसी गहरी सोच में डूब गया। शाहजी ने कभी इसे इस तरह के कामों से मना नहीं किया था, बल्कि ख़ास तौर से हिदायत की थी कि वो अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारे, अपने अंदर एतमाद पैदा कर ले। कहीं आता जाता हो तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। चुनांचे वो तैयार हो गया और छुट्टी के बाद अली शाह के साथ अपनी कार में बैठकर नादिर शाह की हवेली की जानिब चल पड़ा। नादिर शाह ने बड़े भाई को बता दिया था कि मुमकिन होगा तो आज इकराम आ ही जाएगा। बहरहाल दोनों छुट्टी के वक्त का इंतजार करने लगे और जब एक इंतहाई खूबसूरत कार हवेली में दाखिल हुई तो चौधरी जवाद ने नादिर शाह को देखते हुए कहा, ये इसकी अपनी कार है नादिर शाह? हाँ, मैंने इसका जिक्र तो किया था ना आपको, इसी में आता जाता है। BMW एक कीमती कार है, आप इस कोठी देखेंगे तो वो भी BMW ही है। वेरी गुड। चौधरी जवाद हुसैन मुतासिर होते हुए बोले। कार से अली शाह और इकराम एक साथ उतरे थे। जवाद हुसैन की निगाहें इसका जायजा लेने लगी। हुस्न जमाल का मुरक्का, इंतहाई सिडोल जिस्म का मालिक, नौजवानी से जवानी की उम्र में दाखिल हो रहा था, लेकिन चेहरे पर जो खून ठाठे मार रहा था, लगता था जैसे सेहत का समंदर मौजन है। चाल में एक शान, एक वक़ार था जो कुदरती था। इतनी उम्र के लड़कों को अपने आप को संवारने का होश नहीं होता, लेकिन जिन्हें कुदरत संवारती है इनकी बात ही कुछ और होती है। चौधरी जवाद हुसैन पर बहुत अच्छा असर पड़ा था। भाई वाकई जैसा सुना था वैसा ही पाया। फाखरा बेगम भी साथ मौजूद थी और पुरश्ताक नज़रों से इकराम को देख रही थी। लेकिन जब इकराम चंद कदम और आगे बढ़ा तो अचानक ही जवाद हुसैन ने बीवी के बाजू पर हाथ रखा और बोला, देखा फाखरा? हाँ, लेकिन जो कुछ मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख रहे। वही तो देखा है बेबी, और इसलिए मुतवज्जो किया है तुम्हें। कमाल है, कैसी मुमासलत है, इतनी ज़्यादा कि लग रहा है कि शम्स का बचपन हो। मेरे दिल की बात छीन ली तुमने। हालांकि मैंने बचपन में शम्स को नहीं देखा था, लेकिन दावे से कहता हूँ ऐसा ही होगा। वही जिसामत, वही चाल ढाल और वही चेहरा। खुदा की पनाह, क्या चेहरे इस कदर भी एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों ये बातें कर रहे थे कि इकराम इनके पास पहुंच गया। अदब से इनको सलाम किया। चौधरी जवाद हुसैन और फाखरा बेगम की तो निगाहें ही इस पर से न हट रही थी और नादिर शाह मुस्कुराते हुए भाई और भाभीज को देख रहा था। फिर इसने आगे बढ़कर इकराम से मुसाफा किया। इसके बाद चौधरी जवाद ने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, आपका नाम इकराम है, देख लीजिए हम किस कदर आपके शनासा हैं। जी, इकराम ने नरम लहजे में कहा। चेहरे से जो शान टपकती थी वो हर देखने वाले को मुतासिर करती थी। जवाद हुसैन ने इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा, भाई बड़ी तारीफ़ें सुनी थी आपकी इकराम। हमने अली शाह से कहा, भाई हमें भी तुम्हारे दोस्त से मिलने का इश्तियाक है, चुनांचे आपको जहमत दी है, मगर अली शाह ने मुझे आपके बारे में कुछ नहीं बताया। ये नालायक है। खैर चलो, थोड़ा सा सरप्राइज भी रहा। अचानक ही तुमसे मुलाकात हो गई। ड्राइंग रूम में सब लोग बैठ गए। इकराम के अंदर एतमाद बेपनाह था। नए लोगों के सामने बहरहाल एहतियात अच्छी चीज़ होती है। नादिर शाह ने कहा, इकराम ये बताओ, थके हुए आए हो स्कूल से, नहाओ धो गए या फिर चाय का इंतजाम किया जाए? नहीं, थकने का क्या सवाल है, तालीम तो शुगुफ्तगी देती है। हमारा दिल चाहता है कि पढ़ते ही रहे, मगर छुट्टी हो जाती है। भाई कमाल की बात है, बड़ी मुसर्रत हुई तुम्हारी बातें सुनकर इकराम। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे वालिद साहिब का क्या कारोबार है? इकराम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उलझन के तासुरात पैदा हुए। फिर इसने जवाद हुसैन को देखकर कहा, वालिद साहिब ने अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल रखी हैं। मुझसे कहा गया है कि जब तक तालीम मुकम्मल न कर ली जाए कारोबार के बारे में सोचा भी ना जाए। इनका अपना ख्याल है कि पहले एक समत तवज्जो दी जाए, फिर दूसरी समत का रुख किया जाए। बहुत खूब। गोया आपको ये भी नहीं बताया गया कि इनका कारोबार क्या है? जी हाँ, उनका कहना है कि तालीम मुकम्मल हो जाएगी तब मुझे बताया जाएगा मेरा ज़रिया ज़िंदगी क्या होगा। और आपको खुद भी कभी मालूम करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? जी नहीं। जिस चीज़ के तजस्सुस से मना कर दिया गया, इसके बारे में तजस्सुस करना मेरे नज़दीक इनके हुक्म से इनहराफ है, और मैं अपने वालिद पर मुकम्मल एतमाद करता हूँ, इनसे इनहराफ नहीं कर सकता। बहुत खूब। लाहौर में आपके दूसरे अजीज़ व अकारिब भी हैं? किसके नहीं होते?
अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे या कोई ठंडा मशरूब? नादिर शाह ने दरमियान में दखल दिया। मेरा ख्याल है चाय ही बेहतर रहेगी। ठीक। फिर अचानक फाखरा बेगम ने कहा, आपके और कितने बहन भाई हैं? सिर्फ एक बहन है। कितनी बड़ी? वो छोटी अभी। इकराम चबा चबा कर जुमले बोल रहा था। एक अजीब सा एहसास इसके दिल में जागजी हो गया था। बहुत अच्छे लोग थे ये, बहुत नफीस इंसान थे, मगर अपने बारे में इन्हें बताते हुए सख्त शर्मिंदा था। झूठ बोलने को जी नहीं चाहता था, मगर मसले झूठ बोल रही थी। अलबत्ता इतनी नफासत से गुफ्तगू कर रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अब नवाज शाह है तुम्हारे वालिद का नाम? चौधरी साहिब ने पूछा। जी हाँ। और वालदा का नाम? फाखरा बेगम ने सवाल किया। कौसर जहाँ। इकराम ने फौरन जवाब दिया। अच्छा ये बताओ इकराम मियाँ कि अगर आपके अब्बू से मुलाकात करना चाहे तो कब हो सकती है? आते जाते रहते हैं वो। अगर आप मिलना पसंद फरमाएंगे तो इत्तला दे दूंगा मैं। हाँ हाँ ज़रूर, मुलाकात तो करेंगे। अच्छा बेटा एक बात तो बताइए, फाखरा बेगम ने अचानक कहा। जी। इकराम निगाहें उठाकर इन्हें देखने लगा। किसी शमसुद्दीन को जानते हैं आप? आपके ख़ानदान का कोई फ़र्द या फिर आसपास की रिश्तेदार? शमसुद्दीन, निज़ामुद्दीन, ज़हीरुद्दीन वगैरह? शमसुद्दीन? नहीं, मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानता। क्यों? ये शमसुद्दीन कौन है भाई? नादिर शाह ने सवाल किया। नहीं, ऐसे ही एक साहिब याद आ गए थे, फाखरा बेगम बोली। नादिर शाह ने जवाद हुसैन को देखा। बड़े हैरान से नजर आ रहे थे, लेकिन नादिर शाह इनकी हैरानी की वजह समझ नहीं पाए। वो यही सोच रहे थे कि इकराम की शख्सियत ने ही चौधरी साहिब को मुतासिर किया है। इसके बाद चौधरी जवाद हुसैन इकराम से इसके दीगर मशागिल के बारे में पूछते रहे। इन्हें दिलो जान से लड़का पसंद आया था। फाखरा बेगम भी इसकी गर्विदा हो गई थी। इकराम ने कुछ देर के बाद कहा, चूंकि घर से इजाज़त लिए बगैर अली शाह के कहने पर आ गया था, ज़्यादा देर हो जाएगी तो मुलाजमिन परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मुझे हदायत है कि मैं वक्त की पाबंदी का ख्याल रखूं, लेकिन वालिद साहब ने अली शाह के लिए ख़ास तौर से इजाज़त दे दी है कि मैं जब चाहूँ इसके घर आ जा सकता हूँ। ताहम ज़्यादा देर नहीं ठहर सकूँगा, इसके लिए मुआज़रत ख़्वाह हूँ। तो भाई ऐसा करो, कल घर से इजाज़त लेकर आना और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाना, और इत्तेफाक से अगर वालिद साहब से रब्ता हो जाए तो इनसे मुलाकात ज़रूर करवाना हमारी। बेटे वादा करते हो? जी ज़रूर, इकराम ने जवाब दिया और इसके बाद उठ खड़ा हुआ। तमाम अफराद इकराम को छोड़ने बाहर तक आए थे। इसने इन सबको सलाम किया और कार में जा बैठा। बहुत ज़बरदस्त असर छोड़ाया था इसने सब लोगों पर। कुछ देर बाद जवाद हुसैन ने कहा, बाखुदा ऐसी शख्सियत बहुत अरसे के बाद देखी है। छोटी सी उम्र का लड़का है, लेकिन अपनी ज़ुबान खुद बोलता है। मैं दावा करता हूँ कि मुस्तकबिल में इसकी शख्सियत बहुत ही अजमतों की हामिल होगी। मैंने भी ज़िंदगी में तजर्बात में ही गुजारी है। आपसे ऐसे ही तो इसका तारुफ नहीं कराया था भाईजान, मगर यार एक बात, एक इंकिशाफ मैं तुम पर करूँगा, इस बात से तुम भी हैरान रह जाओगे। ज़रा अपनी भाभी से पूछो। चौधरी जवाद हुसैन ने अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा, खैरियत भाभी क्या बात है? क्या बताऊँ, इस कदर अचंभे में पड़ गई हूँ कि ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकलते। ऐसी क्या बात हो गई? नादिर शाह ने सवाल किया। हमने अभी भी इससे किसी शमसुद्दीन के बारे में पूछा था। जी हाँ, बात कुछ समझ में नहीं आई थी मेरी। क्या तुम यकीन करोगे नादिर शाह कि इस बच्चे का एक हमशक्ल, इतना हमशक्ल के अगर इस लड़के को दाढ़ी मूछें लगा दी जाए तो ये शमसुद्दीन बन जाए। मेरा बहुत गहरा दोस्त है, बहुत गहरा और बहुत अच्छा। तफसील बताऊंगा तुम्हें किसी वक्त, लेकिन ये लड़का इस कदर हमशक्ल है इसका कि देखने वाली आंख को यकीन ना आए। दिलचस्प। वैसे बात तो तय है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की साथ साथ शक्लें बनाई हैं, बेशक बनाई है, लेकिन थोड़ी बहुत तफरीक भी रखी है। बस इतना फ़र्क है इसमें शमसुद्दीन में के ये नौमर है और शमसुद्दीन की अच्छी खासी हो गई है उम्र। अभी पिछले दिनों यॉर्कशायर लंदन से आया था। बहुत ही अला दर्जे के इंजीनियर है वो, लेकिन बेचारे को दिमागी दौरे पड़ते हैं। इतना नफीस इंसान के मैं बता नहीं सकता। दिमागी दौरे किस किस्म के होते हैं? नादिर शाह ने सवाल किया। बस कुछ अजीबोगरीब सी कैफियत हो जाती है। 5 दिन मेरे पास रहा, कहीं और जा रहा था। पूरा भरा पूरा ख़ानदान है, यही शेखुपुरा से ताल्लुक़ है और यहाँ के ज़बरदस्त लोगों में शुमार किया जाता है। अजीबोगरीब दास्तान है इसकी, सुनाऊंगा किसी वक्त। जिस अंदाज में आप ये बता रहे हैं कि इकराम इसका हमशक्ल है, ये तो वाकई हैरानकुन बात है, लेकिन ऐसे इत्तेफाकात ज़िंदगी से अलग तो नहीं होते। हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि शख्सियत के लिहाज से वो भी इस कदर शानदार नहीं था। इस लड़के में तो अभी इस छोटी सी उम्र में ही ऐसी बात है जिसे लफ्ज़ों में बयान करने की बजाय सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फाखरा बेगम ने कहा, मैं तो वाकई बड़ी मुतासिर हुई इससे। इसका मतलब है कि हमारी काविश भरपूर है, यानी हमने जो सोचा इसका एक हिस्सा तो पाया बिल्कुल तकमील तक पहुंच गया। फाखरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा और सब हंसने लगे।
फिर चौधरी जवाद हुसैन ने कहा, भाई सच्ची बात है, मैंने तो ये सिर्फ इसलिए कहा था कि तुम लोगों के इल्म में रहे। अब भाई मुझे क्या मालूम कि शबाना के लिए इतने सोचने वाले मौजूद हैं। बहरहाल ज़्यादा तुम लोग इसके अपने हो। वैसे अभी तो यहाँ हूँ काफ़ी दिन तक। रब नवाज शाह साहिब से मुलाकात का ख़ास तौर से बंदोबस्त किया जाए। वैसे कभी इनसे तुम्हारी मुलाकात हुई है? नहीं, अभी नहीं, लेकिन अब तो करना ही पड़ेगी। बहरहाल काफ़ी देर तक वो इसके बारे में बातें करते रहे। इतना ही मुतासिर किया था इकराम ने इन लोगों को। हालांकि ज़्यादा अरसा पुरानी बात नहीं थी। हीरा मंडी में एक तवाइफजादे की हैसियत से इसे बहुत से लोग जानते थे। इसकी अपनी शख्सियत बुरी तरह कुचली हुई थी। तकदीर ऐसा खेल खेलती है। एक जख्मी ने अपने जैसे एक और जख्मी को देखा जिसके घाव अभी गहरे नहीं थे और इसने इसे कीचड़ से उठा लिया। वो कीचड़ का फूल था। चोट खाए हुए रब नवाज शाह ने इसकी ज़िंदगी से वो दाग धोने की कोशिश की थी जो इसकी शख्सियत पर लगा हुआ था। अब ये कोशिश किस कदर कारगर थी ये रब नवाज शाह नहीं जानता था, लेकिन अपनी जैसी कोशिश ज़रूर कर रहा था वो।